Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. Next question देखते हैं. क्या बोलता है next question? Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intensive political links or should not have taken part in the politics in the recent past? ठीक है. क्या बोल रहा है इसमें कि कौन सी ऐसी कमीशन है जिसने ये रिकमेंड किया था कि गवर्नर जो है वो विद इन द स्टेट का नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये कन्वेंशन है ना कि विद इन द स्टेट हम जो स्टेट का इंडिविजुअल होता है वो गवर्नर इलेक्ट नहीं होता. ये कन्वेंशन है. ठीक है, बाहर किसी स्टेट का जो बंदा है वो गवर्नर इलेक्ट होता है. ठीक है, इससे क्या होता है कि क्लैशेस नहीं आते हैं, पॉलिटिकल क्लैशेस नहीं आते हैं गवर्नर और सीएम के बीच में, है ना, कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है लोगों का. तो अब ये पूछा कि कौन सी कमीशन जो है वो इससे डील करती है. तो भाई देखो, हमको पता है कि सरकारिया कमीशन जो है वो इंटर स्टेट रिलेशंस पे है ना. और ये जो टॉपिक है कि गवर्नर बाहर का होना चाहिए कि अंदर का होना चाहिए, इंटर स्टेट पॉलिटिक्स ही है ना, कि भाई सेंटर जो है वो गवर्नर के थ्रू स्टेट पे कंट्रोल करता है. तो ये इंटर स्टेट बेसिकली सारी ऐसी रिकमेंडेशन किस में थी, सरकारिया कमीशन में ही थी. ये तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि सरकारिया कमीशन जो है वो इंटर स्टेट ये रिलेशन से डील करता था और उसने उस पर सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करता था, है ना, और उस पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी. ठीक है, तो अगर ये पता है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशन पे कमीशन है तो आप कर लोगे ये कि गवर्नर जो है वो सेंटर का सेंटर बेसिकली स्टेट पे कंट्रोल गवर्नर के थ्रू करता है. तो गवर्नर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, ऐसी कुछ चीज़ कि स्टेट के अंदर का होगा कि स्टेट के बाहर का होगा, ये सरकारी कमीशन नहीं देगा, है ना. तो इसका आंसर हो गया सी, सरकारी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन इसकी कमीशन थी. ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली. अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं. इसको कैसे कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है इसका आंसर क्या है. ठीक है, वैसे तो इकोनॉमी में पढ़ते हैं बट नहीं मालूम है तो कैसे करोगे. क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स. मतलब मान लो इंडिया के स्टॉक मार्केट में किसी को इन्वेस्ट करना है. ठीक है, तो सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं ये कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ठीक है, सेबी रजिस्टर करता है, इसमें पैन लगता है, आधार लगता है, दुनिया भर का लीगैलिटी होता है. ठीक है, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये अपने आप को रजिस्टर करते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब मान लो यूएस का कोई बंदा है, यूएस का कोई इंडिविजुअल है, उसको इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है. ठीक है, बीएसई में उसको इन्वेस्ट करना है. तो अगर वो सेबी के थ्रू जाएगा तो उसको सब रजिस्ट्रेशन और वो सब करना पड़ेगा. तो उसको स्किप करके वो क्या कर सकता है कि भाई कोई रजिस्टर्ड बंदा है ना उसके पास हो जाए, उससे कांटेक्ट ले, उससे बोले कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे शेयर खरीद लो यहाँ से, है ना, और जितना रिटर्न हो वो मेरे को दे देना और कुछ कमीशन आप अपना काट लेना, जैसे जैसे ये ब्रोकरेज सर्विस काटती हैं वैसे आप काट लेना. ऐसे कर सकता है. तो इस केस में ये एफपीआई जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है, इसको कुछ इशू करता है. ठीक है, कोई चीज़ इशू करेगा ना, बोलेगा कि हाँ चलो अब आप मेरे क्लाइंट हो. वो चीज़ क्या होती है वो ये पूछ रहा है. ठीक है, उसमें क्या बोला गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट और पार्टिसिपेटरी नोट. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है. अब देखो, फॉरेन जो इन्वेस्टर है उसको इंडिया की स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, पार्टिसिपेट करना है, यहाँ लिखा भी होगा, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, चलो मतलब हम इस चीज़ से टू बी, ये लिखा है ना, हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट. पार्ट मतलब उसको पार्टिसिपेट करना है इंडियन स्टॉक मार्केट में. तो आप मतलब अगर बिल्कुल ही नहीं मालूम तो तुक्का कैसे मारोगे कि भाई कोई ऐसा नोट होगा पार्टिसिपेटरी नोट टाइप की, वो उसको देगा एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो उसको देगा कि भाई आप पार्टिसिपेट अब कर सकते हो, ऐसा कोई नोट इशू होगा, है ना, तब वो पार्टिसिपेट कर सकता है. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी नोट. ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट ही ऐसा एक नोट होता है जिससे फॉरेन पोर्टफोलियो जो इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट गोइंग थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. समझ में आ रहा है. तो अगर नहीं मालूम था तो भी थोड़ा ऐसे कॉमन सेंस और लॉजिक लगा के आप ये कर सकते थे कि हाँ भाई पार्टिसिपेटरी नोट हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडियन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स. Which of the following reviews the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance and electricity. ठीक है,
कौन सी इसमें से ऐसी बॉडी है, कौन सी ऐसी मतलब चीज़ें जो है वो रिव्यू करती है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को इन सेक्टर्स में, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। पॉलिटी का क्वेश्चन है, देखते हैं। एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, ये तो करती है ना, जो पॉलिटी पर पढ़ा होगा तो पता होगा, डिपार्टमेंट स्क्रूटनाइज करती है, ये रिलेटिंग स्टैंडिंग कमिटी स्क्रूटनाइज करती है इनको, है ना, तो रिव्यू भी करेंगी तभी तो स्क्रूटनाइज कर पाएंगी। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का ऐसा कोई रोल नहीं है ना, फाइनेंस कमीशन ऐसा तो कुछ नहीं करती कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को रिव्यू करती है, तो थर्ड गलत हो गया, थर्ड हम हटा देते हैं। थर्ड अगर गलत हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर। अच्छा, अब हमको क्या देखना है, हमको टू तो है ही, मतलब है ना, टू तो है ही, और टू तो हमको पता ही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टू तो है ही। फिफ्थ देखते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग करता है क्या ये काम? नीति आयोग कोई रिव्यू करता है? नीति आयोग कोई रिव्यू नहीं करता है, वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग और थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, कुछ रिव्यू नहीं करता है वो कि भाई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को रिव्यू करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो फिफ्थ क्या हो गया? फिफ्थ गलत हो गया। फिफ्थ गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए आ गया, है ना, इसका आंसर ए हो गया, क्योंकि फिफ्थ तो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी डी ए, है ना, आगे बढ़ते हैं। एज पर द लॉ, जस्ट अ मिनट, हाँ, एज पर द लॉ द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट, कैंपा एक्ट जो था, है ना, कंपेंसेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो था, एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। अच्छा, दूसरा क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, फिर से पीपल पार्टिसिपेशन आ गया, लोगों का पार्टिसिपेशन जहाँ भी है वो चीज़ सही होगी, है ना, क्योंकि आजकल सब पे फोकस यही है कि लोगों का कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, है ना, तो सेकंड तो सही हो गया कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपेंसेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये वाला ब्ला ब्ला ब्ला, ये सही होगा। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। एज पर द लॉ द कंपेंसेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट काम्पा जो है एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, तो ये दोनों नेशनल एंड स्टेट लेवल दोनों पर है ये, है ना, ताकि जो फंड्स हैं, अगर स्टेट के फंड्स हैं तो वो स्टेट वाले के पास जाते हैं, नेशनल वाले फंड नेशनल वाले के पास जाते हैं, है ना, उस टाइप से होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, टू गलत हो गया हमारा, है ना, तो ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इंडियाज़ 5 ईयर प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखो 5 ईयर प्लान मालूम है, वो सारा चीज़ मालूम है तो ही कर पाओगे, इसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा, समझ लो, कोई तुक्का नहीं लगेगा इसमें, आता है तो करना, नहीं आता तो छोड़ देना। ठीक है, 71 देखते हैं। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है? AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। क्या पता, वो पता नहीं, हो सकता है हो सकता है ना हो। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। सबसे पहले तो ये बताओ कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, है ना, बीजिंग में है। अब कौन सा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है? इंडिया है, क्या पता, नहीं पता, चलो आगे बढ़ते हैं। AIIB डज़ नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ये तो डेफिनेटली गलत है ना, क्योंकि यूएस भी मेंबर है, हमको पता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का यूएस भी मेंबर है, तो ये तो डेफिनेटली गलत है। थर्ड हम गलत कर देते हैं, थर्ड गलत हुआ तो क्या हुआ? वन आ गया, वन आ गया, इसका मतलब इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है। कौन है लार्जेस्ट शेयर होल्डर? यूएस है कि चाइना है? बताओ कौन है? चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग, दूसरे नंबर पे इंडिया है ना, पर यूएस का भी देखो, अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एशिया का ही जो बंदा, जो एशिया की जो कंट्री होगी वही सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर होगी, है ना, तो इसमें चाइना सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर होल्डर है, और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है इसमें। ठीक है, यूएस भी मेंबर है इसका, इंडिया है यूएस है, एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना ये कौन है, दूसरे नंबर पे इंडिया है कि यूएस है, बट इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेजर शेयर होल्डर इन दिस AIIB, है ना, और मेंबर्स इसके शायद 86 के आसपास हैं, है ना, तो देख लेना एक बार। बट कुल मिला के बात ये था कि सॉल्व कैसे करोगे, एलिमिनेशन टेक्निक से, कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, थर्ड जैसे गलत हो गया तो ए आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली रेगुलेटरी बॉडी है क्या ये? गलत तो लग रहा है, नहीं होनी चाहिए पहली। दूसरा देख रहे हैं, वन ऑफ द टास्क ऑफ PGNRB इज़ टू एंश्योर कॉम्पिटेटिव मार्केट्स फॉर गैस। ऑब्वियसली गैस और पेट्रोलियम नेचुरल गैस किया तो गैस के लिए कॉम्पिटेटिव मार्केट इंश्योर कर सकती है, हो सकता है सही हो। थर्ड क्या है? अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PGNRB गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये थोड़ा और डाइसी लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रिब्यूनल के पास क्यों जाएगा? अच्छा, तो देखो अब थर्ड है, थर्ड में पता नहीं, है ना, वन गलत लग रहा है, क्योंकि पहली बॉडी बहुत ही प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि पहली बॉडी है ये। ठीक है, बट स्टिल मतलब वही है, फिर अब आप क्या करो कि टू आपको पता है सही है ना,
तो ए बी डी। अब थर्ड आपको पता नहीं तो वही है, गैस मारना है तो मारो, मतलब मेरे को मारना होता गैस तो मैं इसको गलत कर देता क्योंकि पहली बॉडी तो नहीं है ये PGNRB जहाँ तक मेरे को पता है ना। बट नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा बहुत ही ज़्यादा पेपर में, एक्चुअल पेपर में जब आप ये अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो छोड़ोगे ही इसको, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन में दिक्कत आ रहा है, समझ रहे हो, एक ऑप्शन में होता तो समझ में आता, दो ऑप्शन में दिक्कत आ रहा है। बट हाँ मतलब अगर आप इतना थोड़ा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं है ये गलत कर सकते हो तो फिर बी मार दो, ठीक है। इसका आंसर वैसे बी है ना। 72 देखते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट किस में आया था? सरफाइसी एक्ट में आया था। क्या करता है सरफाइसी एक्ट? और लिक्विडेशन ऑफ एसेट से डील करता है ना सरफाइसी एक्ट अपना। तो उसमें आया था इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। उस समय जब आया था क्या था कि 50 करोड़ के ऊपर वाली जो भी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनका हम लिक्विडेशन करेंगे, यही तो था। उनको उनका जो NPA वगैरह हो जाता है उसको हम सही करेंगे, यही था इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। अब देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या इसमें। टू लेसन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज प्रेफरेंशियल बर्डन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ऐसा तो कुछ नहीं था, सरफाइजी एक्ट के अंदर आया था ये। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये भी नहीं है, सरफाइजी एक्ट था। टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ इन द केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स फॉर 50 करोड़ और मोर। अब देखो 50 करोड़ का था उसमें क्वांटिटी, बट रेगुलेटर का नहीं था, उसका लिक्विडेशन का था। टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर अंडर कंसोलिडेटेड लैंडिंग, ये सही है ना। एसेट का रिजोल्यूशन के लिए था वो, है ना। 73 देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय। चेयरमैन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का कौन सेलेक्ट करता है? बैंक बोर्ड, ब्यूरो, RBI, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। अब देखो ये नहीं मालूम है तो कैसे करोगे? रिजर्व बैंक करेगा क्या? नहीं, रिजर्व बैंक मैनेज चेयरमैन को क्यों सेलेक्ट करेगा रिजर्व बैंक? और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा, दोनों ही नहीं करेगा। या तो मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड कर सकता है, बट सिंस ये चेयरमैन बड़ी पोस्ट है ना, ये बोर्ड मेंबर्स की पोस्ट है, तो कौन कर सकता है? बैंक का कोई बोर्ड ब्यूरो होगा जिसमें बोर्ड के मेंबर्स होंगे, वो अपना चेयरमैन डिसाइड करेंगे, वही हो सकता है। तो यही आंसर है इसका, और ये करता भी है। बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया इसीलिए गया था क्या कि PSUs में जो MDs और ये जो ऊपर वाले लेवल वाले लोग हैं चेयरमैन, इनको ये बैंक बोर्ड ब्यूरो सेलेक्ट करता है, ठीक है। और उनके जो गवर्नेंस है उसमें भी थोड़ा थोड़ा सजेशंस देता है कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो बैंक का फंक्शन, ठीक है। तो वो काम है बैंक बोर्ड ब्यूरो का। इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद द रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। तो हमको पता है जब जियो नहीं आया था तो LTE मतलब 3G था, है ना। और जब आ गया जब जियो आया था तो VoLTE, उसमें साइन दिखता है ना, V लिखा रहता है ऊपर, तो वो क्या था? वो 4G था, है ना। तो अपना जो LTE है वो 3G है, VoLTE कौन सा है? 4G है। पहला क्या बोल रहा है ऑप्शन? LTE इज़ कॉमनली मार्केटेड एज 3G, सही है। VoLTE इज़ कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G, नहीं ये तो गलत है। VoLTE तो 4G की तरह मार्केट होता है ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? LTE इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड VoLTE इज़ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। बट अगर मान लो मैं थोड़ा नेगलेक्ट भी करता हूँ उसको कि एक्सट्रीम है कि नहीं, तो VoLTE में क्या होता है? VoLTE में आप नेट भी चला सकते हो, है ना, और कॉल भी रहता है ना, वॉइस इसीलिए तो बोलते हैं उसको, वॉइस भी है और डेटा भी ट्रांसफ़र होता है साथ में, है ना। तो इसी को हम VoLTE बोलते हैं। तो ये भी गलत हो गई है ना कि ये सिर्फ वॉइस ओनली है, वॉइस नहीं है, डेटा भी है साथ में, डेटा भी ट्रांसफ़र होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था ना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 2017 में, तो क्या प्रोविजंस है? तो उसमें क्या हुआ था? मेजर प्रोविजंस अगर मैं बताऊं तो जो लीव है उसको 12 से 26 वीक्स कर दिया गया था, है ना। मैक्सिमम 26 वीक्स कर दिया था, पहले 12 था, उसको इन्होंने चेंज करके 26 कर दिया था। तो चलो इतना मालूम है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी, मतलब टोटल 6 महीने। 6 महीने मतलब 24 वीक्स है ना। तो इतना तो नहीं है, 26 वीक्स है ना मैक्सिमम लिमिट। तो पहला हो जाएगा गलत, करेक्ट। अब आगे देखते हैं। पहला हो गया गलत, पहला हमने गलत कर देते हैं, ये वाला गया, ये गया। 2 और 3 में से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 2 क्या है? एंटरप्राइजेज विथ क्रैचेज, जहाँ पे जहाँ पे वुमेन जॉब करती हैं वहाँ पे क्रैच होता है ना छोटे बच्चों के लिए। दैट मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रैश विजिट्स डेली। अब भाई हो सकता है इतना डिटेल में कोई ना पढ़ता हो कि 6 है कि 4 है कि 3 है ना, मान लो नहीं पढ़ता हो तो थर्ड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, क्या बोला है? जिसका दूसरा बच्चा होगा, है ना, उसको रिड्यूस एंटाइटलमेंट्स मिलेंगे, मतलब उसको अलाउंसेस रिड्यूस मिलेंगे। तो क्या ये सही हो सकता है?
क्यों सही हो सकता है कि भाई देखो इंडिया जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर आप दूसरे बच्चे के लिए भी उतना ही इंसेंटिव दोगे जितना पहले के लिए दे रहे हो, तो कैसे कंट्रोल कर पाओगे पॉपुलेशन? नहीं कर पाओगे, है ना। तो कुछ तो आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा दूसरा नहीं करने के लिए, राइट। तो वो यही है कि भाई आप जो सेकंड चिल्ड्रन है उसमें एंटाइटलमेंट को रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो ये है, ये सही हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पॉलिसी के साथ जाता है कि भाई हमको पॉपुलेशन रिड्यूस करना है, तो हमारा जो है ये दूसरे एंटाइटलमेंट के लिए आपको कम मिलेगा, दूसरे चिल्ड्रन के लिए आपको कम एंटाइटलमेंट मिलेगा, है ना। तो क्या हो गया इसका आंसर? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर से लॉजिक से हुआ, ठीक है। वैसे इसका 4 है, ये 6 की जगह जो था वो इट्स 4 विजिट्स अलाउड है उसमें, ठीक है। अगर मालूम है तो ठीक है कर लोगे, नहीं मालूम है तो भी कर सकते हो थर्ड ऑप्शन को देख के। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर। अब ये किसका इंपॉर्टेंट फीचर है? ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का है ना। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में ये है कि जो प्रोड्यूसर फ़ोन बना रहा है, जो मोबाइल बना रहा है, जब वो मोबाइल की लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो बाद में वो उसको लेके उसको रिसाइकिल करेगा, है ना, उसको डिस्पोज करेगा अच्छे से। तो ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पार्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंट में पढ़ते हो आप ये सब। 79 देखते हैं। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर प्लस। अभी क्या पूछा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछा है कि जो एफ है ना, जब एफ प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन्स तो उसको क्या क्या कॉस्ट आता है, ठीक है। तो एफ जब फार्मर से प्रोक्योर करता है तो क्या होगा? फार्मर को वो पैसा देगा, दैट इज़ द एम एस पी रहेगा, ठीक है। और कोई अगर बोनस या सब्सिडी सरकार देती होगी तो वो देगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा? वहाँ फार्म से, जो फार्मर का फार्म है वहाँ से वो अपने वेयर हाउस तक लेके आएगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। फिर वहाँ वेयर हाउस से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है। फिर जब लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी लगेंगे, जो सामान उठा रहा है और जो लेके आ रहा है उसके भी चार्जेस होते हैं ना, उसके भी पैसे देगा एफ तो वो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होंगे, ठीक है। तो ये सब टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली आ गया, फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत हो गया। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं, हमने देखा कितना ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब भी है। इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, ये भी गलत है कि ये भी सिर्फ नहीं होगा, इंटरेस्ट लगेगा बट सिर्फ ये थोड़ी होगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है? प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब ये सब जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स। प्रोक्योरमेंट करने के लिए आपको कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, तो वो है। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, यस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है उसमें, है ना। तो सी हो जाता है आंसर सही, ठीक है। और तो ये आंसर हो जाएगा अपना सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन इट इज नॉट, कौन सा नहीं है? नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब मान लो आपने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आपने नहीं पढ़ा है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? देखो ई किसके बारे में बात कर रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस जो है बहुत ईजिली हो पाए, है ना, बिजनेस बहुत ईजिली हो पाए, उसके लिए कोई इंडेक्स होगा वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो बिजनेस जब आप करना स्टार्ट करते हो तब आपको क्या क्या चाहिए होता है? लैंड चाहिए होता है ना, लैंड चाहिए होता है। लैंड पे जाके आप रजिस्टर करते हो सबसे पहले बिजनेस को, है ना। फिर लैंड खरीदते हो, लैंड के ऊपर मशीनरी, अगर कोई कोई मतलब प्रोडक्ट वाला बिजनेस है तो फैक्ट्री सेटअप करते हो, है ना, फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते हो, लाइसेंसेस लेते हो, ये सब करते हो। इनको ईज़ करेंगे तभी बिजनेस ईज़ हो पाएगा। तो हम देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या क्या है, हम वो देखते हैं। पहला क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पता नहीं, हो सकता है। दूसरा क्या है? पेइंग टैक्सेस, सही है। पेइंग टैक्सेस अगर ईज़ करेंगे तो हमारा ईज़ ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, है ना। कॉर्पोरेशन टैक्स जो देते हैं उसका अगर टैक्स पे करने का जो मेथड है वो अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड होगा तो बेनिफिशियल है, यस ये हो सकता है। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, लैंड को आपको रजिस्टर करना है, प्रॉपर्टी को आपको रजिस्टर करना है, उस पर जज करेगा, कर सकता है। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, जो कंस्ट्रक्शन आपको करना है, जो आपने लैंड लिया उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, कैपिटल बनाना है ना, जो एसेट बनाना है, ठीक है, उसका वो एसेस करेगा कि वो कितना ईजिली कंस्ट्रक्शन परमिट्स मिल पा रहे हैं, ये भी सही है। बट इसमें क्या पूछा है? नॉट, कौन सा नॉट है? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कुछ बिजनेस से रिलेटेड है क्या? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है ना। तो ये प्रोबेबली ऐसा ऑप्शन है कि जो नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि बाकी तीन तो बहुत ही प्रोबेबल लिंक ही हो सकते हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन हो गया इसका कि इट इज़ नॉट अ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इन द कंटेक्स ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या है? क्या होता है सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल से आप क्या समझते हो, ठीक है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया ना 2020 में, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तो सोशल कैपिटल क्या है? सोशल मतलब क्या होता है? समाजवाद, है ना। सोशल, कोई सोशल आदमी होता है तो हम बोलते हैं ना बहुत ही सामाजिक आदमी है। क्या मतलब होता है उसका? सामाजिक आदमी का क्या मतलब होता है कि भाई सोसाइटी में अच्छे से रहता है, मतलब, और दूसरों की हेल्प करता है ना, समझ में आ रहा है। मान लो आप कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है तो उसके लिए उसको असिस्ट करेगा, उसको हाथ देगा, है ना,
रोड क्रॉस कराने के लिए डोर खोल देगा, यही सब तो होता है सामाजिक आदमी। तो कैपिटल मतलब वही है, ऐसे कितने इंसान होंगे वही, वो कैपिटल है, सोशल कैपिटल है वो। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो लिटरेसी रेट हो जाएगा। द स्टॉक ऑफ बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डायरेक्ट कैपिटल है, वो इकोनॉमिक्स में कैपिटल है, सोशल तो कैपिटल नहीं है। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, अनरिलेटेड, साइज ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप सोशल कैपिटल कैसे हो जाएगा। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमोनी इन द सोसाइटी, येस दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सोशल कैपिटल, कि म्यूचुअल ट्रस्ट कितना है, हारमोनी कितना है सोसाइटी में, लोग एक दूसरे से कैसे अच्छे से रह रहे हैं ना, दैट इज सोशल कैपिटल, वही तो है सोशल कैपिटल। सोशल से आपको सोसाइटी याद आना चाहिए, ठीक है, तो फिर कर लो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।